एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर में बाल विकास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि लब्धि के वितरण के बारे में कि बुद्धि लब्धि का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो यदि बुद्धि लब्धि की सीमाओं की हम बात करें तो 91 से 110, यानी जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 91 से 110 होगी उसको सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। जिसका 111 से 120 होगा वह तीव्र बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि के अंतर्गत आएगा। जिसका 121 से 130 होगा उसको प्रखर बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा, और जिसका 130 से अधिक होगा उसको प्रतिभाशाली बुद्धि के रूप में जाना जाएगा। यदि हम 81 से 90 की बात करें तो मंद बुद्धि, 71 से 80 की बात करें तो अल्प बुद्धि या निर्बल बुद्धि, और 71 से अगर कम की बात करें तो जड़ बुद्धि के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 50% लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, 16% यानी 16% तीव्र बुद्धि और 16% मंद बुद्धि के लोग होते हैं, 7% प्रखर बुद्धि और 7% अल्प बुद्धि या निर्बल बुद्धि के लोग होते हैं, और 2% प्रतिभाशाली या जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, और टोटल ये मिलाकर के आपका 100% होगा। तो इस प्रकार से जो बुद्धि लब्धि का वितरण किया गया है सामान्य रूप से, कई रूपों में हम बुद्धि लब्धि के वितरण को देखेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी अलग अलग अपना वितरण प्रस्तुत किया है, लेकिन जो सामान्य सी बात होती है यानी सामान्यतः ये एक वितरण हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद जो हम बुद्धि का मापन करते हैं तो बुद्धि का मापन हम किन किन रूपों में और किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की हम बात करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं वह व्यक्तिगत होते हैं और सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि जो अकेले किसी व्यक्ति के ऊपर प्रशासित किया जाता है उसी को व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और जो समूह में एक साथ कई लोगों की बुद्धि को मापा जाता है तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें तो इसको केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी जो भी होगा उसके बीच आत्मीय संबंध चूंकि व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, इसीलिए व्यक्तिगत दोनों में जो संबंध होगा वह आत्मीय संबंध हो जाएगा, और शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों रूपों में। इसका मतलब हो गया कि हम जब भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करेंगे तो शाब्दिक भी कर सकते हैं और अशाब्दिक भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो विनय साइमन का जो टेस्ट है, स्टैनफोर्ड टर्मन जो संशोधन किया है विनय साइमन में उनका जो टेस्ट है, गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण जो है ये, और उसके बाद भाटिया बैटरी और बैचलर बुद्धि परीक्षण, ये जितने भी बुद्धि के परीक्षण हैं सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर ही आधारित हैं, और इनका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब एक साथ सेना में बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी तो ये अस्तित्व में आया सामूहिक बुद्धि परीक्षण कि ऐसा कोई परीक्षण तैयार किया जाए जिससे एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों का हम बुद्धि परीक्षण कर सकें और उनको सेना में शामिल करके और उनका हम उपयोग कर सकें। तो उस समय सामूहिक बुद्धि परीक्षण अस्तित्व में आया, और यह जो है अल्फा आर्मी अल्फा अंग्रेजी जानने वालों के लिए उस समय था। आर्मी अल्फा जो था वो केवल अंग्रेजी जो जानते थे उनके लिए था, और आर्मी बीटा जो था वो अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए था। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दो सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए, एक अंग्रेजी जानने वालों के लिए, एक अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए। अंग्रेजी जानने वालों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण और अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण तैयार किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते थे। शाब्दिक का मतलब जब हम शब्दों के माध्यम से चाहे लिखित हो या मौखिक हो
हम टेस्ट लेते हैं तो वो शाब्दिक टेस्ट होता है, और जब हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से हम टेस्ट लेते हैं तो वह अशाब्दिक टेस्ट होता है। और इसके अलावा जलोटा का जो टेस्ट है, टंडन व मेहता का जो परीक्षण है, ये सारे परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। यदि हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कभी कभी मौखिक रूप में भी होता है और लिखित रूप में भी होता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से जब भी हम लिखित या मौखिक रूप में बुद्धि परीक्षण करने का हम प्रयास करते हैं तो ऐसा जो परीक्षण होता है उसको हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होगा वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। यानी इसको दोनों रूपों में हम प्रशासित कर सकते हैं, शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। उदाहरण अगर इसमें हम देखें तो बिने साइमन का जो परीक्षण था वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। जलोटा टंडन मेहता के जो परीक्षण थे, यानी जलोटा का, टंडन का और मेहता का जो परीक्षण था, ये तीनों परीक्षण भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण थे। यदि हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। निष्पादन परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण इसी को कहा जाता है। प्रायः व्यक्तिगत जैसे रेबिन, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कागज कलम प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जबकि अगर हम भाटिया बैटरी की बात करें तो यह निष्पादन प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यानी कि जब भी हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो उसमें कुछ हम उन बच्चों को काम देते हैं ऐसा कि जहाँ पे शब्दों की ज़रूरत ना हो, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए ही हम अशाब्दिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि इन चित्रों में 10 अंतर ढूंढिए, तो अंतर ढूंढने में पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ बच्चा आसानी से उन चीज़ों को ढूंढ सकता है। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उनको हम कह सकते हैं अशाब्दिक टेस्ट। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उसमें अंतर क्या होता है, प्रमुख अंतर की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं पहला, एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर जो होता है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, और अनेक व्यक्तियों पे यदि एक साथ हम करते हैं तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। प्रशासन एवं समय की दृष्टि से अधिक खर्चीला होता है। जब व्यक्तिगत व्यक्तिगत हम एक एक करके हम प्रशासन करेंगे तो वह खर्चीला हो जाएगा और समय भी बहुत अधिक लगेगा। सामूहिक में हमारा खर्चा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। तीसरा, हम कह सकते हैं व्यक्तिगत में कि प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है यदि हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन करते हैं तो, लेकिन सामूहिक में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रशासन जो व्यक्ति प्रशिक्षित हो वही केवल प्रशासन करे। चौथा, अंकन अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ होता है और इसमें अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। तो व्यक्तिगत में अपेक्षाकृत, जैसे मान लीजिए कि जब अकेले अकेले व्यक्तिगत रूप से ही टेस्ट होता है तो उसमें आत्मीयता बन जाता है, उसमें एक दूसरे का संबंध बन जाता है, उसमें तरह तरह के जो भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहाँ पे उतनी वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती। जबकि सामूहिक में कई बच्चे एक साथ होते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो वस्तुनिष्ठता रहती है, क्योंकि संख्या अधिक होती है तो वहाँ पे इस प्रकार के जो बाहरी सहयोग है उसमें उसको मिल नहीं पाता है। समय सीमा की अगर बात करें तो व्यक्तिगत में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन जब हम एक साथ टेस्ट आयोजित करते हैं बहुत सारे बच्चों का तो उसमें हम एक समय सीमा में उनको बांध देते हैं कि इतने घंटे में ही आपको पूरा टेस्ट करना है। अगर हम व्यक्तिगत की बात करें, छठा नंबर, इन पर प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या संभव है, लेकिन अगर हम सामूहिक की बात करें तो इन पर प्राप्त अंकों की मानकों की सहायता से व्याख्या की जाती है। यानी प्राप्त अंक जो होते हैं उनमें हम गुणों के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा समूह में टेस्ट दिया है तो समूह में एक मानक तैयार करके हम उसके आधार पर बच्चे के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। सातवां नंबर है व्यक्तिगत में कि इन्हें व्यापक समूहों या विस्तृत आयु वर्गों के लिए तैयार किया जाता है, और से सामूहिक टेस्ट में देखें तो इनका प्रमापीकरण किसी विशिष्ट समूह या आयु वर्ग या शिक्षा स्तर के लिए किया जाता है। आठवां है, कम उम्र के बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, और सामूहिक वाला जो है वो परिपक्व आयु के बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है।
अगर कम उम्र के बालकों के लिए हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण करेंगे तो वह दिशा निर्देश उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और वो टेस्ट उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। मौखिक जो व्यक्तिगत होता है वो मौखिक हो सकता है और वो विश्वसनीय भी होगा, और जो सामूहिक होगा वह एक साथ होगा तो वह लिखित ही हो सकता है और वो कम विश्वसनीय होता है। 10वां गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों पक्षों की जानकारी प्रदान करता है, और हम सामूहिक की बात करेंगे तो केवल यह मात्रात्मक जानकारी हमको देता है। जब हम व्यक्तिगत की बात करेंगे तो उसमें नकल की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन हम सामूहिक में देखेंगे कि वहाँ नकल की गुंजाइश हो जाएगी। परीक्षक प्रश्नों के क्रम या प्रश्नों में परिवर्तन संभव कर सकता है। जब एक ही व्यक्ति का, एक ही बालक का हम परीक्षा लेते हैं तो अपने हिसाब से हम प्रश्नों में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे बच्चों का टेस्ट होगा तो उसमें हम क्रमों में, प्रश्नों के क्रमों में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर है कि अनपढ़ पर भी प्रयोग संभव होता है। व्यक्तिगत में जब हम करते हैं तो यह अनपढ़ पे भी संभव होता है, उसको हम दिशा निर्देश दे करके और उस पर हम कर सकते हैं। जबकि जब सामूहिक होता है वो केवल पढ़े लिखों के ऊपर ही हो सकता है। 14 नंबर बात करें तो इसमें औपचारिकता रहती है, और हम जब समूह में देखते हैं तो औपचारिक माहौल उत्पन्न करना होता है वहाँ। 15 नंबर देखें तो इनमें परीक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, और जब हम सामूहिक की बात करते हैं तो वहाँ सामान्य प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है, क्योंकि वो पूरी टीम होती है, यानी बहुत सारे लोग एक साथ परीक्षा देते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो इन पर परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, और जबकि सामूहिक में क्या होता है, इन पर कभी कभी संभव नहीं हो पाता। लास्ट में अगर हम देखें शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर क्या है या तुलना हम करें, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इनमें भाषा के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, और जब हम अशाब्दिक की बात करेंगे तो इनमें चित्रों, स्थूल सामग्री के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। यानी जब हम शाब्दिक करेंगे तो भाषा के माध्यम से समस्या देंगे, और जब हम अशाब्दिक करेंगे तो वहाँ पे हम चित्रों के द्वारा ही हम उनके सामने समस्या पेश करते हैं। दूसरा है, इनमें प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से देने होते हैं। जब हम शाब्दिक करते हैं तो शाब्दिक में प्रश्नों के जो उत्तर यानी समस्या का जो समाधान होता है वह शाब्दिक रूप से होता है, और जबकि जब अशाब्दिक टेस्ट होता है तो इनमें सही चित्र या वस्तु छांट कर या कुछ करके उत्तर दिए जाते हैं और उसमें लिखना होता है। जो शाब्दिक होता है वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि जो अशाब्दिक होता है वह निरक्षर, मंदबुद्धि, छोटे बालकों या विदेशियों पर भी किया जा सकता है। जब शाब्दिक बुद्धि की हम बात करेंगे नंबर 4 में, तो इन परीक्षणों के परिणाम परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित रहते हैं, और जबकि जब हम सामूहिक की बात करते हैं तो इन परीक्षणों के परिणाम परीक्षार्थियों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित रहते हैं, और इस पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अगर हम शाब्दिक की बात करें तो ये कम व्यय साध्य होते हैं, और जबकि हम जब अशाब्दिक की बात करेंगे तो इसमें खर्चा अधिक आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से बुद्धि लब्धि के वितरण को एक तालिका के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद व्यक्तिगत, सामूहिक, शाब्दिक और अशाब्दिक के बारे में हमने समझा, और फिर इनके अंतर के बारे में हमने समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।